हेलो एवरीवन, वेलकम। आज देखेंगे डाटा एंड फैक्ट्स का पार्ट टू। ठीक है। पहले पार्ट में बहुत सारे हमने डाटा और फैक्ट्स को कवर कर लिया है। इसमें हम कुछ और नए नए फैक्ट्स और डाटा को कवर करेंगे जो उसमें छूट गए थे। ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक है इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड क्या क्या डाटा है। जैसे अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो उसमें अगर जीडीपी कितना परसेंट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में लिख रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इतना गवर्नमेंट का फोकस क्यों रहता है, तो फिर उससे रिलेटेड अगर डाटा मेंशन कर दोगे तो फिर वो आंसर तुम्हारा अच्छा दिखने लगता है। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, तो देखोगे 17%। ठीक है। फिर वैसे ही अगर रैंकिंग है, अगर देखा जाए इंडिया की रैंकिंग है, अगर ये कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में तो क्या रैंकिंग है और ये रैंकिंग में चेंज कैसे आया है। ठीक है। तो देखोगे कि वही कि रैंकिंग इंप्रूव हुई है पहले कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। ठीक है। जैसे ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, उसमें 39th रैंक है इंडिया की 133 कंट्रीज में। ठीक है। और ईयर 2024 का है। तो इससे अगर लिख दोगे कोई आंसर में कि हाँ इंडिया मतलब ये कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी फोकस कर रही है कि हमारे जो इनोवेशन है उसमें बूस्ट मिले, या स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है, तो कैसे दिखाओगे? तो वही ये डाटा मेंशन करके कि देखो कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग इतनी है। ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में? 3.4%। और फिर कितना ये अभी देखो, जैसे टारगेट है ये दे रखा है। ठीक है, ये देख लेना। फिर ठीक है, अभी जैसे अगर रिसेंट अगर न्यूज बताया जाए, करंट अफेयर से बताऊं, तो देखो 3700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। किसका किसके थ्रू? फॉक्सकॉन के थ्रू। ठीक है, जेवर में, जो कि नोएडा में है, मतलब यूपी में। ठीक है। तो 3700 करोड़ का इसमें डिस्प्ले यूनिट्स बनाए जाएंगे एप्पल के। फॉक्सकॉन है वो एप्पल के जितने पार्ट्स होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करता है। सर्विस सेक्टर में क्या है, इंडिया का एट्थ लार्जेस्ट ई कॉमर्स है वो ये ग्लोबली। ठीक है। जो इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट है वो वर्ल्ड में एट्थ नंबर पे है। फिर अगर देखा जाए कि कितने सॉफ्टवेयर बेस है, तो थर्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर बेस इंडिया में है 2020 के हिसाब से। और अभी जो काफी ज्यादा बढ़ गया होगा। अगर इसीलिए देखा जाए कि इंडिया का जो परचेजिंग पावर पैरिटी है उसमें रैंकिंग इंडिया की काफी ज्यादा अच्छी है। और इसीलिए जो कंपनीज हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं, वो इंडिया में अपना मार्केट ये इस्टेब्लिश करना चाहती हैं, या इंडिया में अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि इंडिया का जो शॉपिंग बेस है जो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट है। फिर अगर इंटरनेट यूजर्स देखा जाए, तो हर मंथ में 10 मिलियन इंटरनेट यूजर्स ऐड हो रहे हैं। तो इंडिया में जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन काफी स्पीड से बढ़ रहा है। फिर इन जो टेलीकॉम सेक्टर इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट है। फिर अगर इंटरनेट सब्सक्राइबर देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट है। और इंडिया वन ऑफ द चीपेस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करता है वर्ल्ड में। ठीक है। फिर जो टेलीकॉम सेक्टर है वो 2.2 मिलियन एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड करता है ये इनडायरेक्टली। और जो 1.8 मिलियन है वो डायरेक्टली प्रोवाइड करता है। और ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी थी? 39। और टोटल कितनी कंट्रीज थी? 117। ठीक है। और जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन गैप है वो 73% है। ये दिखाता है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन है, ये हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो काफी कम है इंडिया में। तो गवर्नमेंट को और जितने हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनीज है, इन दोनों को मिलके ऐसा काम करना पड़ेगा ताकि लोग मतलब हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए मतलब ये हो इच्छुक हो। ठीक है। उनके मन में लगे कि हाँ हेल्थ इंश्योरेंस लेना सही रहता है, क्योंकि देखो हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारे ये इश्यूज आ जाते हैं। गवर्नमेंट उस पर जीएसटी लगा रखी है जिससे प्राइसेस अप चले जाते हैं। फिर हेल्थ क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उससे जो कस्टमर है उसको मन में रहता है यार क्या फायदा लेने का जब रिजेक्ट ही हो जाएगा क्लेम तो। ठीक है। फिर उनका जो ये ईएमआई है वो भी काफी ज्यादा रहता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें इश्यूज है, तो उसको सॉर्ट आउट करने से ये होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस पर डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसलिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर गेमिंग देखा जाए, तो इंडिया का जो गेमिंग मार्केट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। और वर्ल्ड के जितने गेमिंग प्लेयर्स हैं, मतलब उसमें से 20% गेमर्स तो इंडिया के ही है। ठीक है, दैट इज 1 आउट ऑफ 5। फिर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है लॉजिस्टिक्स। ठीक है। इंडिया का गवर्नमेंट का भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस है लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना। उसी के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए हैं, उसी के लिए एक्सप्रेसवेज भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है। तो इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट 7.8 से 8.9% के अराउंड है। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा है, और भी कम होनी चाहिए। और ये 2022 का डाटा है। ठीक है, इतना परसेंट जीडीपी का लॉजिस्टिक्स में ही चला जाता है, तो ये कम होगा तो हमारा जो क्या है,
मार्केट में जो कंपनीज का रीच है वो बढ़ेगा, ठीक है। जो ये जो प्रोडक्ट है वो चीप मिलेगा लोगों को, तो ये जो सामान का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। तो लॉजिस्टिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी मतलब इकोनॉमी क्यों है? लॉजिस्टिक्स। सिर्फ लॉजिस्टिक्स की वजह से जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसीलिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाया गया था, उसमें 2023 में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 38 थी। ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू रिलीज किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इंडिया में रोड और रेलवे मिला के मोस्टली ये करते हैं, शिप करते हैं चीजों को। तो रोड ट्रांसपोर्ट 87% इंडिया के पैसेंजर्स को और 60% जितने गुड्स हैं उसको ये यूज मतलब हेल्प करता है शिप करने में। फिर कार्गो हैंडलिंग में देखा जाए तो क्या है, तो अगर ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखा जाए तो 10% इंक्रीज हुआ है कार्गो हैंडलिंग में। अगर एविएशन मार्केट का देखा जाए तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है वर्ल्ड में, यूएसए और चाइना के बाद। और अगर इंडिया का रैंक देखा जाए तो 48 रैंक थी सेफ्टी में रैंकिंग्स में, आईसीओ ने देता है रैंकिंग, सेफ्टी रैंकिंग, उसमें इंडिया का रैंक 48 थी, जो कि काफी पुअर है और काफी ज्यादा इंप्रूव्ड होना चाहिए। अगर थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है वर्ल्ड में, तो इसके रैंकिंग सेफ्टी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए डीजीसीए हमेशा मतलब कुछ ना कुछ वार्निंग देता रहता है, हमेशा जांच वाच करता रहता है, कहीं भी सेफ्टी का लैप्सेस आते हैं तो उस पर काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। और जिसको और ज्यादा इंप्रूव करना है और ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि कहीं भी सेफ्टी की कोई लैप्सेस ना हो, क्योंकि एयर एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। फिर माइनिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखा जाए ग्रॉस वैल्यू एडेड में कितना है? 2% है, ठीक है। फिर अगर सेल्फ सफिशिएंट है इंडिया कौन कौन से मिनरल्स में? बॉक्साइट, क्रोमाइट हो गया, आयरन और हो गया। डिफिशिएंट कौन कौन सा? मैग्नेसाइट, रॉक फॉस्फेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी मिक्स जो इंडिया का है कहाँ से आता है? कोल से आता है, मतलब 50% इंडिया का जो एनर्जी है वो कोल से आ रहा है, और 28% जो एनर्जी है वो ऑयल से आता है। और कोल तो इंडिया इंडिया में मोस्टली कोल अवेलेबल है, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट है। बट बहुत सारा इंपोर्ट भी होता है, बट ऑयल क्या मोस्टली इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो ये हमारे फॉरेक्स को डायरेक्टली ये इफेक्ट करता है। तो अगर जैसे कहीं फॉरेक्स से क्वेश्चन है तो उसमें लिख दोगे 28% जो इंडिया का ओवरऑल एनर्जी है वो ऑयल से आता है, और ऑयल मोस्टली इंपोर्ट होता है, तो डायरेक्टली हमारे फॉरेक्स को ये इम्पैक्ट करता है। फिर अगर देखा जाए थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इंडिया, तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है। अगर कोई भी कंट्री है इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमर है बहुत बड़ा, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे लोगों का जो लाइफ स्टाइल है काफी इम्प्रूव्ड है, काफी डेवलप्ड है, ठीक है। फिर अगर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का देखा जाए तो ग्लोबल इनोवेशन इनोवेशन इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक थी 39 थी 133 कंट्रीज में, तो ये काफी इम्प्रूव्ड हुआ है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 42nd थी, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर आर एंड डी का देखा जाए तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया का जो जीडीपी है उसका 0.66% ही है, ठीक है। अगर यूएसए में देखा जाए तो 2.8% है, और साउथ कोरिया में 4.2% है। और यूएसए का इकोनॉमी $30 ट्रिलियन है, ठीक है, 30। और इंडिया का कितना? सिर्फ 4। तो सोच 4 का 0.66% और 30 का 2.8%, देख लो कितना बड़ा गैप है। मतलब इतना ज्यादा गैप है, मतलब इंडिया में आर एंड डी पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। बट यहाँ पे पॉजिटिव चीज ये है कि इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स, ठीक है। यूपी में भी देखोगे तो बहुत सारे स्टार्टअप्स के ये डाटा है, ठीक है, वो डाटा भी एक बार देख लेना। फिर अराउंड 47% ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स इन द कंट्री हैज वन वुमेन डायरेक्टर, ठीक है। तो बहुत सारे जो स्टार्टअप्स है उनमें कम से कम एक वुमेन तो डायरेक्टर है ही, ठीक है, 47% स्टार्टअप्स में। तो ये मतलब दिखाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट इंडिया में हो रहा है, और ग्लास सीलिंग को वुमेन ब्रेक कर रही हैं। फिर देखेंगे सेंट्रल बजट, ठीक है। तो अगर अगर देखा जाए कि 1 रुपया कहाँ से आ रहा है, 1 रुपया कहाँ को जा रहा है, तो ये दिखाता है ये बजट में। बट ये वाला जो डाटा है ये फाइनेंशियल ईयर 25 का है, हमको देखना है फिजिकल ईयर 26 का डाटा, ठीक है। वही अगर ये टैक्स रिजीम का देख लोगे, पहले के जो ये टैक्स रिजीम था ये 2024 तक था। अभी जो न्यू टैक्स रिजीम है तो ये 2025 का ये रहा, ठीक है। ये 2024 का जो ऊपर मेंशन किया था, ठीक है। तो इसमें जो पहले के 12 लाख तक कितना 15% लगता था, ठीक है, अब 12 लाख तक 10% हो गया है। यानी अगर
ये देखा जाए, अगर टैक्स रिबेट्स मिला के देखा जाए तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। रिबेट्स को छोड़ के देखा ये बाकी 12 लाख के ऊपर टैक्स लग रहा है। तो ये देखो, अगर टैक्स स्लैब देखा जाए तो 15 लाख के ऊपर सीधे 30% हो जाता था, जो कि अब काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। अब 24 लाख के ऊपर जाने पे 30% लगता है। तो काफी प्रोग्रेसिव मतलब है, काफी अच्छा रिफॉर्म था ये टैक्स में। इसको मेंशन कर सकते हो आंसर्स में। ठीक है, और ये डायरेक्टली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीडीएफ से उठाया गया है डाटा। तो इसमें देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनकम टैक्स से 22% इनकम आती है इंडिया में। तो अगर कोई बोलता है कि अगर इनकम टैक्स ये खत्म कर देना चाहिए, जैसे यूएस में ट्रम्प ने बोला था कि इनकम टैक्स खत्म कर दूंगा। तो अगर उस पे क्वेश्चन आता है, अगर तुम उस पे आंसर लिख रहे हो, तो ये डाटा मेंशन कर सकते हो कि इनकम टैक्स से इंडिया को 22% जो रेवेन्यू आता है इनकम टैक्स से ही आता है डायरेक्टली। तो अगर हम वो खत्म करते हैं, तो फिर उसके लिए अल्टरनेट सोर्स कहाँ से लाएंगे जो 22% मेकअप कर दे इंडिया का रेवेन्यू का। फिर अगर देखा जाए कि एक्सपेंडिचर कहाँ पे होता है, तो देखो सब्सिडीज पे सीधे सीधे 6% जाता है, बाकी स्कीम्स के थ्रू जो सब्सिडी मिलती है वो अलग है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली मतलब ये सब्सिडीज में ही 6% जा रहा है। फिर डिफेंस में देखोगे तो 8% एक्सपेंडिचर है। बट ये 8% हम अभी कम है, क्योंकि हम ऐसी कंट्री से घिरे हुए हैं जो कि कभी भी इंडिया पे अटैक कर सकते हैं, इंडिया के यूनिटी और इंटीग्रिटी को ब्रेक करने की कोशिश हमेशा करती रहती हैं। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो। ठीक है, कुछ कुछ हद तक नेपाल भी करता रहता है बीच में। ठीक है, तो ऐसी सारी कंट्रीज हैं जो इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को थ्रेटन करती हैं। तो ऐसे कंट्रीज से निपटने के लिए हमको अपना डिफेंस बजट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफेंस बजट हमारा 8% है, बट उसको और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो 8% है वो कहाँ जाता है, पेंशन में जा रहा है। ठीक है, हम नए इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए जो पैसे हैं वो काफी कम बच रहे हैं। अगर कोई सेफ्टी गियर खरीदना है, वो उसमें इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। ठीक है, तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। और मेक इन इंडिया है उसको प्रमोट करने की जरूरत है। और अभी जैसे वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, जो ऑपरेशन सिंदूर था, तो उसमें देखे होंगे कि आकाश मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है उसने काफी अच्छा रोल प्ले किया था। लोग भले S-400 कर रहे थे, बट एक्चुअल काम आकाश मिसाइल ही कर रहा, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही कर रहा था। S-400 मोस्टली जो बड़े मिसाइल्स हैं उनको रोकने के लिए यूज होता है, बट शॉर्ट रेंज वाले जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनको आकाश ही मार रहा था। तो ठीक है, तो वो मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ब्रह्मोस हो गया, वो भी मेक इन इंडिया का कितना अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो डिफेंस में मेक इन इंडिया को प्रमोट करने की जरूरत है, और डिफेंस में जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाने की भी जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप ये कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और जितने ज्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब्स होंगे, तो हम उतना जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करेंगे। थैंक यू।